नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में से एक रचना चोरी, जो बचपन की खट्टी मीठी यादों पर आधारित है, आपको सुनाने जा रही हूँ। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना। सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौदे जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लैक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनुए रस में जो मज़ा था, अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर, जो अब स्वर्ग निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठ थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चवेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था ही नहीं, और ना ही गैर हाजिरी का कोई जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, शायद उतना टाइम टेबल का तो था नहीं। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें झोपड़ी में अपने बड़े प्रेम से बिठाता था, और हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियाँ गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियाँ छाँट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता था, पर इस तरह जैसे मानो कोई एहसान कर रहा हो हम पर। जितना वह काम दिन भर में करता, हम 1 घंटे भर में निपटा देते। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों के गले मिलकर रोऊं और कहूँ, प्यारे तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितनी तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी हम कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब को ऐसा बहाना बना देते कि उनकी बड़ी हुई त्योरियां उतर जाती। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी तो केवल शौक के लिए करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव में कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बड़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता, तो हम फूले न समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात ले जाते। कभी आधा सेर फड़ियाँ तोड़ लीं, तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ या गेहूँ की हरी हरी बालें ही ले लीं। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल न होती, तो हम सज़ा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का बड़ा शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चंडूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद न हो न हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ बेबी पड़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ लाने की ताकीद करते रहते थे। इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों के ही सिर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलदर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई।
मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया निकला रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलदर बोला, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया हूँ। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं, रुपए पैसे ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलदर को न जाने क्यों कर पता लग गया। जब घर में सब लोग काम धंधे पर लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने रुपया छुआ तक न था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी वे आज तक याद हैं। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिलते थे। महीने के अंत में चाचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता था, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपए अनगिनती तो थे नहीं, चोरी खुल जाने खुल जाना मानी हुई बात थी। चाचा जी चाचा जी के क्रोध का मुझे तो नहीं पर हलदर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यूँ उनसे ज़्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में न था। चाचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पे ना लिया होता तो अब कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आता तो फिर उन्हें कुछ ना सूझता। और तो और चची भी उनके क्रोध का सामना करने से डरती थी। और हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया। आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को जाने नहीं देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता और वह बीभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हमें शांति से विचार करने की क्षमता ही न थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए। डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, हमसे कोई ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबेना भी ना लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश में बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसलिंग की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद न होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में शायद ही इस प्रकार अवसर मिले। इसलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने शेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा शेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिससे मज़ा भी आए और पेट भी भरे, पैसे भी कम खर्च हो। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलदर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसको संदेह से उसने देखा और पूछा, रुपया कहाँ से पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर तो हो चला था। हमने झट से कहा, मौलवी साहब को फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब से खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब साढ़े 15 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता, ना कमर में इतनी जंगाती और ना इतनी जेब में गुंजाइश। अब उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं, शेष 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई।
या कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था। पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाछें खिल गईं। महीना खत्म होने में अभी दिन बाकी थे। साधारणतया महीना चढ़ जाने और बार बार तकादे करने पर ही कहीं पैसे मिलते थे। अब इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तो तुम हो, मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हमें पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तो तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने ले जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा हो ही चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बाहर रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त लगा दी कि सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक ना सुना सकेगा उसको छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलदर कैद कर लिए गए। और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलदर को साथ लेने का इंतजार ही ना किया। तय हो गया कि सब तय तय हो गया कि सब छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएंगे और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह ना आएंगे एक पैसा भी खर्च न करूँगा। लेकिन क्या मालूम था, दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, पर हलदर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए। आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में भी जीना लगता था। यह संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खोल तो नहीं गई और चाचा जी हलदर को पकड़ के घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाईं और हलदर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर के रास्ते चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं, शायद हलदर अभी वहीं हो। मगर वहाँ सन्नाटा था। एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कह कहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चाचा आए थे, हलदर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसी तान के घूसा मारा कि मियाँ हलदर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते हुए ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी ना, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेवहाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल, बदन लक्का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन भर भर के हो गए। मुझे शक, घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सबकी मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव की ढी का सुमरन किया, क्योंकि अपने हलके में ढी इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी, घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिर ही जाता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली आती थी, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैर में कोई शक्ति ही नहीं। जी चाहता है जोर का बुखार चढ़ाए, कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या, कुछ ना हुआ। और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर एक इमली का घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छुप गया और जरा अंधेरा हो जाए तो चुपके से घर में घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो सारी कथा अम्मा को कह सुनाऊंगा। अम्मा अभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैं बेदाग बच जाता। लेकिन वहाँ तो विधाता कुछ और ही मंजूर था। एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाए हुए सीधे मेरे घर की ओर भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी की अपनी ओर आता देखकर भैंसे चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी को स्वास्थ्य दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या के समय शीशे के गिलास में एक बोतल से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं भी सब बासने वाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी को ना जाने इस दवा से क्या था जो मज़े ले लेकर खूब पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे ही पीने से होता हो। पिताजी के पास गांव के 3-4 और रोगी जमा हो जाते और दवा घंटों पीते रहते। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जवान में कहा, कहीं नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकलते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेलकर कहा। मैंने कहा। मुंह से तो पूरी बात भी ना निकलने पाई कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाकर चले मेरी ओर। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे, जब अभी से इसका यह हाल है तो तमाचा पड़ जाने पर तो इसकी कहीं जान ही ना निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिम्मत काम कर गई, तो मैं और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमी उन्होंने पिताजी को पकड़ लिया और मेरे ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे भी भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलदर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लोटे थे। ऐसा मालूम हुआ था कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया था। चची हलदर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोली, लो, वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया किसने? मैं निशंक होकर कहा, हलदर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी को क्यों नहीं कहा? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलदर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने कभी मार न खाई थी। मेरा तो 2-4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलदर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चची मुझसे आ क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया है हलदर ने? किसी भी सिद्धांत पर मेरा झूठ बोलना उस समय स्तुत्य नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलदर कहते थे किसी को बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा, वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चे की ऐसी आदत नहीं है। पैसा तो वह हाथ से भी नहीं छूता, लेकिन सब लोग मुझे को उल्लू बनाने में लगे। हलदर, मैं तुझसे कब कहा कि बताओगे तो मारूंगा? मैं, वही तालाब के किनारे तो। हलदर, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है, और तो और सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया ना। तेरा बाप नौकरी करता है, बाहर से रुपए कमा कर लाता है। 4 जने उसे भला आदमी कहते हैं, तो भी तू सच्चा होता। अब तो तू झूठा ही है। जिसके भाग्य में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई,
तेरे भाग्य में तो लात खाना ही लिखा था। यह कहते हुए चची ने हलदर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषता का खूब राग अलापा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलदर का है। एक क्षण के बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से निकला। हलदर उसी वक्त चूड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए, अपनी अपनी आप बीती सुनाई। मेरी कथा सुखमय थी, हलदर की दुखमय, पर अंत दोनों का एक ही था, गुड़ और चबेना। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कथा समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कैसी लगी। नमस्कार।